हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 65th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2019 में जो पेपर पूछा गया था, जो प्रश्न पूछा गया था, उसको हम लोग पूरी डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी, यानी कि बाइलिंगुअल है। जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और जो हिंदी मीडियम के हैं वो लोग हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके अपना आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद करेक्ट आंसर जो भी होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। और फ्रेंड्स देखिए, 1992 से लेकर के 2020 तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पर मैं आपको कवर करवा दूंगा। इसीलिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पूछा गया है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। यहाँ पर अंग्रेजी में भी आप पढ़ लीजिएगा, हु रोट द बुक देशेर कथा। ध्यान दीजिएगा, सखाराम गणेश देवस्कर ने देश में स्वाधीनता की चेतना को जागरण और विकास करने के लिए देशेर कथा की रचना की थी 1904 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कब? तो 1904 ईस्वी में लिखित यह पुस्तक बांग्ला भाषा में छपती थी। अंग्रेजों ने 1910 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्लियर है? इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद माधव प्रसाद मिश्र तथा अमृतलाल चक्रवर्ती ने किया था। चलिए, हिंदी में अगर पूछा जाए कि हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो माधव प्रसाद मिश्र तथा अमृतलाल चक्रवर्ती ने किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सखाराम गणेश देवस्कर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, सर्च लाइट जो था यह एक अंग्रेजी अखबार था जो पटना से दैनिक अखबार के रूप में छपता था। इसके पहले संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। यहाँ पर आप मुरली मनोहर बना लीजिएगा, मुरली मनोहर प्रसाद थे। तथा इसके दूसरे संपादक टी.जे.एस. जॉर्ज थे। ठीक है, टी.जे.एस. जॉर्ज थे। यह अखबार 1918 में शुरू किया गया था। कब किया गया था सर्च लाइट? तो 1918 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। देखिए यहाँ पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी, अंग्रेजी मीडियम के अंग्रेजी मीडियम में पढ़ लेंगे अंग्रेजी में, तो ध्यान देंगे। देखिए सन 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर इसका फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यह 1885 में हुई थी, और इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा, एओ ह्यूम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने पैसिव रेसिस्टेंट की नीति अपनाई थी। ध्यान रखेंगे, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद छठा प्रश्न देखिएगा, और फ्रेंड्स मैं आपको एक यहाँ पर गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। देखिए हमारा जो दूसरा चैनल है एडू टॉपर, ठीक है, एडू टॉपर, वहाँ पर जो है विभिन्न पब्लिकेशन का जैसे कि परफेक्शन IAS इन सब का जो है वहाँ पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप एडू टॉपर सर्च कर लेंगे, आपको सर्च में भी मिल जाएगा। चैनल से जुड़ जाइएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। अंग्रेजी मीडियम वाले भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है और मैं आपको अंग्रेजी मीडियम में भी दिखा देता हूँ इसका ऑप्शन, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पर आंसर मैं आपको बता देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने लौटा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत सेवक समाज, यहाँ अंग्रेजी में देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है किसने किया था? तो 1905 में। ध्यान रखेंगे 1905 में
गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था पुणे महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड, अब इसका नाम रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा इसका जो है नाम बदल दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जिसको कि कहा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन ट्रेन, जो ट्रेन थी उस समय पैसेंजर ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन, ठीक है, इसको लूट लिया और यह लूट का धन प्राप्ति किया गया और इस रेल विभाग का जो खजाना था उसको लूट लिया गया था इसमें से। और इस कांड के आरोप में अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। देखिए, यहाँ ऑप्शन में आपको रामप्रसाद बिस्मिल मिलेगा, अशफाक उल्ला खां दिया गया है। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी दी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इंडिया फॉर इंडियंस, ये जो पुस्तक है इसको लिखा किसने। तो इसको लिखा था किसने फ्रेंड्स, तो चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, CR दास ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। महात्मा ज्योतिबा फुले इनको कहा जाता है 1873 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। ये 2 पुस्तक याद रखना है, एक गुलामगिरी हो गया, दूसरा हो गया सार्वजनिक सत्य धर्म। राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो राइट आंसर इसका एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1917 के जो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसी में अध्यक्षता की थी। अगर पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट जो था यह गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। कब, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये 17 अक्टूबर, यहाँ पर ध्यान देंगे 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ, तो पवनार में जो है इसको शुरू किया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में शुरू किया गया था। इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे ये थे विनोबा भावे। दूसरा अगर पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका विनोबा भावे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। इंडिया हाउस, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिया हाउस इन लंदन। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया हाउस की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी, तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो नमक सत्याग्रह का जो भागलपुर में नेतृत्व किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो महादेवलाल सराफ के द्वारा किया गया था। कुछ और लोग थे इसमें, जैसे कि दीपनारायण सिंह थे। उसके बाद बात करें तो रामेश्वर नारायण अग्रवाल थे, कैलाश बिहारी लाल थे, उसके बाद जहरुल हसन हाशमी थे। तो इनका भी नाम ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है यह राहुल संकृत्यान ने किया था। राहुल संकृत्यान को महापंडित की उपाधि दी जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यह हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट्स दे दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर जो है कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ और यहाँ n = 1 दिया गया है, n+1/3 दिया गया है। तो s का मान यानी कि सम पूछा जा रहा है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 तक इसको सॉल्व करना है। तो 1+1/3 फिर प्लस यहाँ करेंगे 2 प्लस माफ करेंगे 2+1/3 फिर यहाँ प्लस कर देंगे 3+1/3 और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका 15 तक। ठीक है, तो 15 + 1/3
ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबको हम कॉमन ले लेंगे। तो सब में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 जाते जाते 15 तक गया है, तो सबको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। देखिए 1 + 2 + 3 और ये कहाँ तक जाएगा, +15 तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, +1/3 था सब में, गुना 15 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना दूर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/n+1/2 होता है ये फॉर्मूला। इतना दूर आप जब सॉल्व कर देंगे तो आप पहले, अब इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 × 5 = 15, तो इधर प्लस में 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 5 आ गया। फॉर्मूला n/n+1/2 और +5। अब यहाँ 15 आपको निकालना है, 15 और गुना ये 15 + 1 16 हो जाएगा, /2 + 5। अब जब इसको फ्रेंड्स आप सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा 125। तो 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है, यानी दोनों की लंबाई कितना देगा, 150 + 150 आप जोड़ेंगे तो ये 300 हो जाएगा। और कह रहा है कि यहाँ पर देखिए प्रत्येक की गति भी 90 किलोमीटर है, तो प्रत्येक की गति 90 + 90 180 किलोमीटर हो गया। और आपको इसको बदलना किस में है, मीटर/सेकंड में बदलना है। तो 180 को आप क्या करेंगे, 180 को आप 5/18 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर/सेकंड में आ जाएगा। तो 18 × 180 यानी कि ये हो गया 50 मीटर/सेकंड। क्लियर। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 × 6 = 30 यानी कि 6 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न मैथ में पूछा गया है। इसमें देखिए 2 विद्यार्थियों ने 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। तो राइट आंसर इसका जो है 9 तरीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। उसी प्रकार से ये भी देखिए, यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। त्रिज्या का जब अनुपात दिया गया है तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पूछा गया है कि वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि πr1 एक को मान लीजिए स्क्वायर और दूसरे का πr2 स्क्वायर मान लीजिए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 का अनुपात ऑलरेडी दिया गया है तो इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, निकल के आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आंसर निकल के आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.25। ठीक है, 2.25 देखिए कहाँ पर दिया गया है, 2.25 यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका b/1 हो जाएगा, रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इत्मीनान से आप सभी को सॉल्व करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा आपका 8 घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ आपको श्रेणी को यहाँ पर फिल करना है कि क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये स्क्वायर होते जा रहा है। 1 के स्क्वायर 1 करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 3 को 1 छोड़ के 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर 1 छोड़ दीजिए तो 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। फिर यहाँ आप आएंगे तो 7 8 9 छोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमको तो एक्चुअली इसको भरना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमको यहाँ से आना है कहाँ पर, 3 से लेकर के 15 तक में। अब देखिए 3 से 15 में देखेंगे कि 12 हुआ, 12 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। फिर 15 से 35 में कितना जा रहा है, 15 से 35 में +20 करेंगे, 15 + 20 तो 35 हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ 12 8 20 और फिर अब कितना आ जाएगा, 20 8 28। तो 35 में अगर हम 28 जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, 35 में 28 63 आ जाएगा। ठीक है, तो 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इसको भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि एक आयत दिया गया है, ठीक है, और एक आयत जिसकी की लंबाई और चौड़ाई x और y सेंटीमीटर, मान लीजिए x दिया गया है, ये y सेंटीमीटर। तो विकर्ण कह रहा है, तो विकर्ण आप इजीली निकाल सकते हैं। विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, आप देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर हो जाएगा ना, किस में हो जाएगा, तो रूट अंडर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण ही निकालना है, तो x² रूट अंडर x² प्लस y²। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप सॉल्व नहीं कर लेंगे इजीली, आप ये फॉर्मूला है a² माइनस b² का, तो a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 7 दिया गया है, 7। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई यहाँ पर दिया गया है, यहाँ 1 रख देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये a प्लस बी इक्वल टू 7 ही तो आ जाएगा। तो a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 7 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए x माइनस वाई ऑलरेडी गिवन है 1 और x प्लस वाई निकल के कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ से आप देखिए y से y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 4 हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 4 हो गया। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x का 4 तो 4, और अब देखिए इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में y उधर चला जाएगा और 1 माइनस में आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 3 आ जाएगा। कितना आ गया, y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4।
ठीक है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3। अब देखिए रूट अंडर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। अब देखिए एक्स का 4 चौका 16 और 3 3 9, 16 9 25, रूट अंडर में बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूंगा ना बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ मैं। देखिए कह रहा है कि 80 विद्यार्थी किसी एक कक्षा में है, 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं और 45% शतरंज खेलते हैं, यानी कि टोटल ये कितना हो गया, 60 प्लस 45 हो गया, 105 हो गया टोटल। अब कह रहे हैं कि 10% विद्यार्थी न तो कैरम खेलते हैं और ना ही शतरंज खेलते हैं। तो अब आपको 105% में से आपको 10% को माइनस कर देना है। अब इसको माफ करेंगे, 90% को आप माइनस कर देंगे, क्योंकि हम कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो बचे कितने, 90% बच गए। तो यहाँ जब माइनस कर देंगे तो ये 15% आ जाएगा। ठीक है, 15% आ गया। अब कह रहे हैं कि केवल शतरंज खेलने वाले, तो अभी देखिए शतरंज कितने प्रतिशत खेलते थे, तो 45%। ठीक है, तो 45% और माइनस आप यहाँ से कर देंगे 15%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। अब देखिए 80 का टोटल 80 है, 80 का 30% तो आपको निकालना है। तो 80 का 30/100 यानी कि 24 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 24 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ सीधे फॉर्मूला इसका पुट करना है, जबकि वहाँ x माइनस एक्स प्लस एक वाई आएगा। यहाँ जब इसको फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका फॉर्मूला आपका आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का x माइनस वाई यानी कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। अब इसमें एक्स वाई माइनस वाई का वैल्यू दिया गया है, आपको यही तो निकालना है। 3/2 है और उधर देखिए कितना दिया हुआ है, 117/8 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे, आप इसको निकाल लीजिएगा। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आंसर 39/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ से देखेंगे कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो आपको पता है कि ये ऑस्टियोलॉजी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जियोलॉजी, तो जियोलॉजी में पृथ्वी का निर्माण करने वाले शैलों तथा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम ओरोलॉजी की, तो ओरोलॉजी पर्वतों के अध्ययन को कहा जाता है। सेरोलॉजी जो है, सेरोलॉजी रुधिर के सीरम का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, सीरम जो होता है ब्लड का, उसका अध्ययन जो है ये कहलाता है सेरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल्स। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा वायरस। विषाणु की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, क्योंकि विषाणु की कोशिका संरचना नहीं होती है। ठीक है, अच्छा विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवानोस्की ने किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इवानोस्की ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट जो होता है ये बोन मैरो में, अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का अस्थि मज्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एड्स किसके कारण से होता है, तो एड्स जो होता है ये HIV वायरस के कारण से होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, AIDS यहाँ होता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखेंगे। चलिए तो ये वायरस हो जाएगा। वायरस वायरस कहाँ देखिए, विषाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिए दाब का मात्रक, देखिए फ्रेंड्स किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक जो होता है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने जो घटना चक्र कवर किया हुआ है फिजिक्स का, घटना चक्र का हमने बिहार का इतिहास कवर किया हुआ है, बिहार का भूगोल कवर किया हुआ है, आधुनिक भारत के इतिहास का 2 पार्ट हमने कवर किया हुआ है। मध्यकालीन भारत के इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास को हमने एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है। 6 से 7 वीडियो हमने कवर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे। तो फ्रेंड्स उस घटना चक्र वाले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, आप लोग सुधार लेंगे। देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये 8.3 मिनट में पहुंचता है, आपको पता है। ऑप्शन में देखिए 8.3 मिनट नहीं है, बीपीएससी के द्वारा जो है ऑप्शन इसका ई दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी इसमें से अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। घटना चक्र वाला वीडियो आप सभी लोग देख ही लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें से आपको जो अदिश राशि दिया गया है इसमें से बताइए कौन हो जाएगा। तो दाब जो है ऑलरेडी अदिश राशि है, बाकी सभी जो है सदिश हैं। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो देखिए इसमें से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो इसमें से आपको राशि का जो मात्रक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकृति का।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग जो होती है ये क्या होती है, तो ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर, तो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया था कि C/100 यानी कि C/100 इक्वल टू F-32/180। अब यहाँ देखिए C ऑलरेडी दिया गया है 50 डिग्री, तो 50/100 इक्वल टू F-32/180। अब यहाँ से देखिए 50 दूना 100, 2 से काट देंगे तो ये कितना टाइम में कट जाएगा, 90 टाइम में, ठीक है। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, और इधर से ये प्लस है तो माइनस है तो इधर प्लस में आएगा, तो 90 प्लस कितना, 90 प्लस 32 जो है अब आप निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 122 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 32 122 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी मापा जाता है तो आवृत्ति मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापमान बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ये होता है। तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो विद्युत धारा को उपकरण यहाँ पर पूछा गया, तो अब उपकरण जो है ये एमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि विद्युत शक्ति की इकाई, तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है अब यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा। किसी प्रश्न में अगर एरर होता है, मुझसे त्रुटि होती है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप उसका नंबर कमेंट करके क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो ये किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा लेविजियर को, ठीक है, लेविजियर को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान संख्या हो गया प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या देखिए कितनी है, 20 दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया यानी कि इसके बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होगी, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि 38 इसका जो है एटॉमिक क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि मास नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है इसको, नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड देखिए ऑप्शन में कहाँ है, नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अच्छा नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला जरा आप लोग लिख के कमेंट करेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लिख के कमेंट करेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा इसमें से एक तत्व नहीं है, तो देखिए राइट आंसर इसका जो है गैस एक तत्व नहीं है, क्योंकि गैस एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका गैस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पानी का पीएच मान, तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ध्यान रखेंगे 7 होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यह शुद्ध पानी जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस से जो है इसमें जो प्रमुख घटक होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, CFC होता है, ओजोन होता है और जलवाष्प होता है। तो देखिए यहाँ पर एक से अधिक राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, इसमें से ऑक्सीजन जो है यह अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सीमेंट हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो है यह बहुलक है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। उसके बाद देखिए ग्लूकोज का सूत्र जो है ये क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12 वो 6 होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेशियो पूछा जाता है तो आप इसको देख लेंगे 6 12 और 6 दिया हुआ है, तो ये 6 कम 6 6 दूना 12 फिर 6 कम 6 1 2 और 1 के रेशियो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि CO समूह का आबंध किस क्रम का है, बताइए, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, इस पुस्तक को किसने लिखा है बताइए। तो राइट आंसर इसका जो है चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको जो कहा जाता है बताइए क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहोपरोपकारिता, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को है क्या कहते हैं। उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है, हैबिटेट कहा जाता है, उसको आवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो एटीपी में जो सौर ऊर्जा है वो बदलती है फ्रेंड्स कहाँ, तो ये बदलती है, बताइए कहाँ बदलती है, ये बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बदलती है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, बताइए कौन सा इसमें से। तो सही आंसर इसका जो है ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन और जल बनता है, तो देखिए ऑक्सीजन दिया गया है, जल है नहीं ऑप्शन में, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में उनको फागू चौहान ने पद की शपथ दिलाई। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। वर्तमान में अगर बात करें तो पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजय करोल हैं, तो संजय करोल का नाम ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए 12 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए अंग्रेजी वाले भी देख लेंगे ऑप्शंस को, देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है। तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी हो जाएगा इसका, कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए। अच्छा बिहार जो है ये उड़ीसा से कब अलग हुआ था, उड़ीसा से जो है 1936 में अलग हुआ था, 1936 में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा 22 मार्च के दिन बिहार दिवस तो मनाया ही जाता है, साथ ही जल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया, यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है। तो ये जो राज्य है अपना बिहार राज्य है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी घटना चक्र में कवर किया हुआ है। यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो फ्रेंड्स ये दफन है नालंदा में, राइट आंसर नालंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा। देखिएगा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है, तो देखिए इसका टैगलाइन क्या है, तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में हुई थी, और इसका टैगलाइन जो है, इसका टैगलाइन क्या है, ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये उत्तरी कोयल नदी पर, और इससे जो लाभान्वित, हालांकि ये झारखंड में है लेकिन लाभान्वित जो इससे बिहार के राज्य हैं जिला हैं वो गया और औरंगाबाद है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल, ये इंपॉर्टेंट है अभी भी, मेगालिथिक साइट, ठीक है, कि पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। बिहार का भूगोल हमने जस्ट इससे प्रीवियस वाला वीडियो जो कवर किया घटना चक्र का देख लीजिएगा, इसमें ये प्रश्न हम लोगों ने कवर किया था। देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमूर का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोगी संगठन, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर अंग्रेजी में भी देख लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, ठीक है, OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था। तो ये फ्रेंड्स किया था इंडिया को, ठीक है, इंडिया को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसका, तो ये जो संगठन दिया गया है इसका नाम क्या है, तो इस संगठन का फ्रेंड्स नाम जो है यह है इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक सहयोगी संगठन। ये अभी चर्चा में रहा था, ये अभी चर्चा में रहा था, ध्यान रखेंगे। इसका स्थापना
1969 में की गई थी। टोटल इसमें 57 कंट्री मेंबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सऊदी अरब के जेद्दा शहर में है। कहाँ है? सऊदी अरब के जेद्दा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि हाल ही में इसरो और CNES, ये फ्रांस का है स्पेस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। ठीक है, एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। CNS किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये राइट आंसर इसका जो है यह फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पैराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था। दरअसल यहाँ हम पैराग्वे के बारे में जान लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स से भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। पैराग्वा और बोलीविया ये दो जो हैं दक्षिण अमेरिकी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, स्थल रुद्ध देश हैं और इसकी राजधानी अंसियन है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ देखिए अंसियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र जो है कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में है। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये नैरोबी में ही आयोजित किया गया था, केनिया में, जहां इसका हेडक्वार्टर है। देखिए मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? तो फ्रेंड्स ये दूसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो ये दूसरा संस्करण था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो प्रमोद सावंत ने लिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको 2019 और 2020 का भी बताने वाला हूँ। देखिए 2018 में जो दिया गया था ये दिया गया था योही सासाकावा को। ठीक है, 2019 में ये किसको दिया गया है? तो ये ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैयद को दिया गया था। कबूस बिन सईद अल सैयद को दिया गया था। और 2020 का जो है ये किसको दिया गया है? तो 2020 का दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है इसकी स्थापना जो है ये 1995 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये दुबई में खोला गया, तो राइट आंसर इसका दुबई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये उस समय के करंट अफेयर्स है। तो अगर यहाँ पर पूछा गया है आपका पुरुष का, तो पुरुष एकल का विजेता जापान के केंटो मोमोटा थे, केंटो मोमोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे केंटो मोमोटा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस, यहाँ देखिए अंग्रेजी में पढ़िएगा तो आपको ये आसान लगेगा। द 5 राइनो रेंज नेशन हु साइंड ए डिक्लेरेशन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2020 और इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और इसमें एक और देश है। ठीक है, 5 देश हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 1 2 3 4, पांचवा देश इसमें से आपसे पूछा गया है। तो बताइए पांचवा देश जो है ये कौन है? तो ये पांचवा देश जो होगा फ्रेंड्स भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान। तो देखिए मेरे ख्याल से नेपाल नहीं दिया गया है इसमें, नेपाल दिया गया है, तो देखिए ना क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बल्लेबाज जो बन गए हैं ये कौन बन गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 25 शतक लगाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो राइट आंसर ये स्टीव स्मिथ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जुलाई 2000, ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। देखिए जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स इसको प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को। डेट सहित याद रखेंगे, 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से। और ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स श्रीहरिकोटा जो है यह है कहाँ पर? तो दरअसल ये जो है यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि थेरेसा मे थी, थेरेसा मे, यहाँ देखिए अंग्रेजी में थेरेसा मे भी लिखा गया, थेरेसा मे यहाँ मे लिख दिया, ऐसे में हो जाएगा। ठीक है, बिंदु नहीं रहेगा। थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में, छोड़िए उस समय की बात है, अभी ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन है, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ देखिए नाम की बात हुई है तो नाम के बारे में जान लीजिए। नाम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी स्थापना
1961 में हुई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1961 में। और यहाँ पूछा गया कि समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक 2019 में, तो ये कहाँ हुई थी, तो ये वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकस, वहीं पे हुआ था, ठीक है, वेनेजुएला इसका उस समय के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद अकबरुद्दीन, अब यहाँ सैयद अकबरुद्दीन को भूल जाइएगा, आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन कर रहा है अभी, तो इनका नाम है टी.एस. त्रिमूर्ति, टी.एस. त्रिमूर्ति, ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद, इसको भी छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक, एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक को लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। और देखिए रस्किन बॉन्ड की अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है बर्निंग ब्राइट, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बर्निंग ब्राइट, ठीक है, BRIGHT, रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई है। साथ ही इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, ये दो किताब याद रखेंगे, रस्किन बॉन्ड की है। देखिए फ्रेंड्स, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया, तो फ्रेंड्स ये खोला गया था हैदराबाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो 2020 तो कोरोना के चलते नहीं हो पाया, लेकिन 2021 में ये कहाँ, टोक्यो में हुआ है, ठीक है। चलिए भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने के जश्न में मनाया है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, आपको याद भी होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 150 साल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत की संसद में 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिससे 3 तलाक यानी कि तलाक की विद्दत को असंवैधानिक बना दिया था, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए सही आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 2019 में कहाँ आयोजित किया गया, 2019 में यह इसका कौन सा संस्करण था, 11वां संस्करण था, और 2019 में 11वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में किया गया था। उसके बाद 2020 में इसका जो रहा था वो 12वां संस्करण रहा था, ये रूस में हुआ था। 2021 में अभी हाल ही में 13वां संस्करण जो हुआ है इसकी मेजबानी भारत ने किया है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुकुंदम पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुरेश नामवत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हो जाएगा सुरेश नामवत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता जो है यह माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, ध्यान रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, हु फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 87 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, तो ये 1632 में किया था, ठीक है फ्रेंड्स, 1632 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, बताइए। देखिए अखिल भारतीय स्तर पर स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ठीक है फ्रेंड्स। बिहार में स्वराज दल की एक शाखा गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, तो सही आंसर यहाँ श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो अशोक जो जाने जाते हैं अपने शिलालेख में ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी के नाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिखेगा कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, गुप्त काल में जो औषधि के लिए जाने जाते हैं ये कौन है, तो फ्रेंड्स ये जो है ये इनका नाम क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सुश्रुत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत, ठीक है। ये प्रसिद्ध औषधि विशेषज्ञ थे, कब, गुप्त काल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी, दाहिने से बाएं की तरफ, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो दाहिने से बाएं जो लिखी जाती थी ये कौन सी लिपि लिखी जाती थी, तो ये लिखी जाती थी खरोष्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
खरोष्टी लिपि होती थी और ब्राह्मणी लिपि होती थी। ये दो जो थी प्राचीन लिपियां हैं भारत में प्रचलित। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये बंदरगाह कौन सा है बताइए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास जो कवर किया उसमें किया हुआ है। तो सही आंसर जो होगा इसका हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु में थी? तो ये मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो राइट आंसर इसका जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था को लागू करने का जो कारण था वो क्या था? तो मेन रीजन जो था फ्रेंड्स यहाँ पर, इसका मुख्य कारण जो था वो रहा था आपका सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर इंग्लिश में भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अष्ट प्रधान का गठन किसका था? तो अष्ट प्रधान जो रहते थे ये शिवाजी के दरबार में रहते थे। ये 8 मंत्रियों का एक समूह था। अष्ट प्रधान, अष्ट दिग्गज पूछा जाता तो ये कृष्णदेव राय हो जाता। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सिकंदर, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है 97 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करते थे? तो ये पुर्तगाली करते थे, पुर्तगाली करते थे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कर्नल सलीमन के नेतृत्व में। ठीक है फ्रेंड्स, और किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किया गया था, कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में। कर्नल सलीमन, कैप्टन सलीमन, कहीं कहीं दोनों लिखा मिलेगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ये वायसराय था कौन? तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ये वायसराय जो था फ्रेंड्स इसका नाम है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ कहाँ से किया था इन्होंने? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ डांडी में नमक कानून तोड़ करके 6 अप्रैल 1930 को किया था। ठीक है, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया और 6 अप्रैल को ये डांडी पहुंच करके आंदोलन की शुरुआत की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सविनय अवज्ञा कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये किया था इन्होंने फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर बताइए, अब तो बता दीजिए कमेंट करके। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डांडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साबरमती साराबंदी, माफ करेंगे, साराबंदी आंदोलन, यह जो कर नहीं देने का आंदोलन था 1922 में, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो साराबंदी आंदोलन एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका ये इस आंदोलन में सरदार ने यानी कि जो वल्लभ भाई पटेल थे किसानों को लगान न देने की अपील की थी। तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विभाजन के समय आपसे पूछा गया है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे फ्रेंड्स? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अंग्रेजी में भी प्रश्न है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर बिहार में जो है करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कुंवर सिंह ने किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है असहयोग आंदोलन के दौरान ये स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, विद्यानंद ने किया था, ध्यान रखेंगे। विद्यानंद देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसमें से करेक्ट आंसर इसका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी जो है पटना में सबसे लंबी है। गंगा नदी पटना में सबसे लंबी है। और ये नदी जो है फ्रेंड्स बिहार में कितने जिलों से होकर के गुजरती है इसको हमने कवर किया हुआ, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बिहार स्पेशल का जो भूगोल है उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से अगर देखिए राइट आंसर अगर बात करते हैं तो राइट आंसर इसका जो है पटना जिला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 108 नंबर क्वेश्चन होगा। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा आपका कहाँ पे, तो सही आंसर इसका हो जाएगा शिवहर सबसे घनी आबादी वाला जिला है। इसके बाद पटना का स्थान है, शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित, ठीक है, सीमा रहित देश पूछा गया है। तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश जो है वो जापान है। कौन सा देश है? जापान है। लेकिन देखिए ऑप्शन में यहाँ पर आपको जापान दिया गया, हाँ ऑप्शन सी में दिया गया है बिल्कुल जापान का नाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? बताइए ये देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये देश चिली है। चिली में आटाकामा मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? सबसे अधिक संख्या में द्वीप जो है इंडोनेशिया में है। 13,000 द्वीपों का यह देश है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इंडोनेशिया, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे अधिक केसर का उत्पादन जो होता है ये हो जाएगा आपका स्पेन में, दूसरे स्थान पर ईरान हो जाएगा, ठीक है, दूसरे स्थान पर ईरान हो जाएगा, पहले स्थान पर जो है ये हो जाएगा स्पेन, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है? उत्पादन सबसे ज़्यादा है कहाँ करता है? कजाकिस्तान में होता है। और भंडारण सबसे ज़्यादा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा कार्डेमम हिल्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इलायची की पहाड़ी। देखिए गंगा में निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उपनदी कौन सी है इसमें से बताइए। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर जो होगा इसका हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान नहीं है, तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरनार। देखिए फ्रेंड्स गिरनार में जो है चाय की खेती नहीं होती है। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं कानन देवन, कानन देवन जो है केरल में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दार्जिलिंग में तो होती ही है, सब पे होती है, इसमें गिरनार गुजरात में है, इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये राज्य जो है ये वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और यहीं पर सर्वाधिक पतझड़ वन पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कोरल रीफ जो है ये नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैम्बे की खाड़ी में, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? प्रतिशत में पूछा गया है, तो ये प्रतिशत दर्ज सबसे ज़्यादा जैन धर्म में की गई है, और सबसे न्यूनतम जो है यह मुस्लिम धर्म में की गई है। तो राइट आंसर इसका जैन धर्म हो जाएगा। न्यूनतम पूछता तो मुस्लिम हो जाता। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? सही नहीं है, तो देखिए इसमें से जो सही नहीं दिया गया है वो कौन सा हो जाएगा? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा टोडा। टोडा जो है यह तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी पर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये आर्थिक गलियारा जो है दिल्ली मुंबई होगा। दिल्ली मुंबई देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला कल ही हमने कवर किया हुआ है बिहार के भूगोल में। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो होगा इसका रोहतास हो जाएगा। रोहतास जो है यह जो होता है फ्रेंड्स यह धारवाड़ में नहीं आता है। रोहतास जो आएगा ये दक्षिण पूर्व बिहार का जिला है, और ये जो होता है फ्रेंड्स विंध्यन प्रकार की चट्टान इसमें पाई जाती है। तो राइट आंसर रोहतास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या। देखिए अब पूछ लिया गया है, मैं आपसे इसको पूछा था, तो करेक्ट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो टोटल जो है ये कितने जिलों से पूछा गया है कि गंगा नदी होकर के बहती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 12 जिलों से। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कितने जिलों से? 12 जिलों से। ये 12 जिले कौन कौन से हैं?
तो ये सारण हो जाएगा, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, फिर लखीसराय हो जाएगा, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो मुंगेर जो है भीम बांध है मुंगेर में, वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है, राजगीर आपको पता है नालंदा में है, गौतम बुद्ध गया में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोत्तम लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है। ठीक है, गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी जो होगा इसमें से कौन हो जाएगा बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, भूमि रिकॉर्ड जो अधिकारी होता है वो होता है पटवारी। ठीक है, कौन होता है? पटवारी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पटवारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? कौन सा इसमें पूछा गया है कि सही नहीं है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर सही नहीं पूछा गया है तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आइडियल फॉर लार्ज कंट्री ये हो जाएगा। बाकी सभी जो है ये आपका जो है यहाँ पर देखिए केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही होगा। त्वरित निर्णय, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी और यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ लॉज होना चाहिए। देखिए समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समुदाय विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा कि आम आदमी पार्टी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आम आदमी पार्टी है, ये एक राज्य स्तर की पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? यहाँ आप अंग्रेजी में भी पढ़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि संविधान का जो आर्टिकल 32 है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 32। और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। और इसमें जो अधिकार परीक्षा है इसके तहत जो पद पर बैठे अयोग्य व्यक्ति है उसको हटाया जाता है। तो इसी को जो है पोस्टमार्टम कहा जाता है, अधिकार परीक्षा लेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण क्या है? वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसके राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो है ये उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। लेकिन देखिए ऑप्शन में तो आपको उत्तर प्रदेश दिया नहीं गया है, तो यहाँ आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में जो है 68 है। कितना है हिमाचल प्रदेश में? 68 है। और अरुणाचल में 60 है, मणिपुर में 60 है और मेघालय में भी 60 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वरीयता क्रम में इसमें अगर हम बात करें तो सबसे जो पहले आएगा वो कौन आ जाएगा? तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसका क्रम जो है 9वां होता है, 9th पोजीशन पर। यूपीएससी का अध्यक्ष जो होता है इसका क्रम 17वां होता है। उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो क्रम होता है वो 11वां होता है। और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्रम जो होता है ये 14वां होता है। तो इस हिसाब से देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर जो होगा इसमें से मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों की सरकार की संसदीय स्वरूप का व्यवस्था करता है। और सरकार की संसदीय व्यवस्था वह है जिसमें कार्यकारी अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है इसमें से पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का ध्यान रखेंगे, 11वीं अनुसूची में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात पूछा गया। देखिए प्रश्न इस बार भी पूछा गया था शायद ऑडिटर के पेपर में। बाल लिंगानुपात जो है यहाँ 935 है। ठीक है, 935 है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज जिला का है और न्यूनतम वैशाली जिला का है। 935 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तो फ्रेंड्स उस समय जो थी ये बिहार में जो थी ये कितना दे रही थी? 14.6% रही थी, 14.6 रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना था। तो फ्रेंड्स ये जो GSDP था वो था 4,87,628, 4,87,628। ठीक है, नया वाला आर्थिक समीक्षा मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया था ये कौन सा कार्यक्रम था बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर आप अंग्रेजी में भी देख लेंगे। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस जिला में शुरू किया गया था। तो देखिए अंत्योदय जो है यह सर्वप्रथम जो है कहाँ शुरू किया गया था। तो अंत्योदय शुरू किया गया था आपको राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी। भारत निर्यात कितना करता था, बाहर भेजता कितना था। तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सही आंसर इसका जो है ये उस समय का क्वेश्चन है, आपका 2017 पूछा गया है। तो अब 2017 आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो उस समय के हिसाब से ये 3% राइट आंसर हो जाता। देखिए वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और राज्य को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह प्रथा कौन सी है। तो वह प्रथा जो है यह प्रथा आपको बताना है, बताइए प्रथा कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैयतवाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वित्तीय वर्ष 2018-19, अब आपको वित्तीय वर्ष 2021-22 होगा। ठीक है, देखिए 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा, ये आप छोड़ दीजिए, ये उस समय का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। तो इसमें से प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत, ऑप्शन नंबर इसका ई इसमें से हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा EPCG का पूर्ण रूप क्या है। EPCG का पूर्ण रूप अंग्रेजी में भी देख लीजिए। EPCG का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है 146 नंबर कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर जो होगा इसका 3000 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा इसका 3000 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो है यह संबंधित है GDP ग्रोथ रेट से, GDP ग्रोथ रेट से संबंधित है। 1950 से लेकर के 1980 के बीच हुए निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर कहते हैं। तो ये GDP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका GDP, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में आयोजित हुआ था। ये आयोजित हुआ था फ्रेंड्स कहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये मोतिहारी में हुआ था। ठीक है, मोतिहारी में उस समय आयोजित किया गया था 2019 में। उसके बाद देखिएगा 150 नंबर की नीति आयोग के यहाँ पर देखिए कि स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है। बिहार राज्य का स्कोर देखिए इस बार जो है नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट आया, SDG रिपोर्ट आया हुआ है। इसमें सबसे ऊपर केरल है और सबसे खराब राज्य हैं बिहार, झारखंड और असम। ठीक है, और उस समय की अगर बात करें तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका जो है उस समय सर्वोच्च केरल था और उस समय बिहार को जो स्थान मिला था वो 20वां मिला था। ठीक है, बिहार को 20वां स्थान मिला था और बिहार का स्कोर आता 32.11। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 1992 से लेकर के 2020 तक के सभी प्रश्न मैं आपको कवर करवा दूंगा। घटना चक्र आप सभी लोग देखेंगे। ठीक है, वहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो जाए।